और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास भारत सरकार की एक बहुत कह सकते हैं कि पुरानी और महत्वपूर्ण योजना के ताज़ा दिशा निर्देश हैं। नाम है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब MSE CDP। और ये दस्तावेज सिर्फ सरकारी भाषा में नहीं है, ये एक तरह से कहानी बताते हैं। ये बताते हैं कि कैसे छोटे छोटे उद्योगों को एक साथ लाकर उन्हें बड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। हमारा काम इन दिशा निर्देशों के पन्नों के बीच छिपे असली मतलब को निकालना है। बिल्कुल। तो आज का बड़ा सवाल ये है, अगर कोई छोटे शहर में एक छोटी फैक्ट्री चला रहा है, तो क्या ये योजना वाकई उसकी किस्मत बदल सकती है? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये MSE CDP स्कीम ये अचानक से कहां से आ गई और आज के समय में इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है? असल में ये कोई नई स्कीम नहीं है, बल्कि MSME मंत्रालय की सबसे पुरानी योजनाओं में से एक है। लेकिन 2022 में जो ये नए दिशा निर्देश आए हैं, वो इसे आज के समय के लिए बहुत प्रासंगिक बनाते हैं। कोविड के बाद आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल जैसे जो अभियान चले, उनको असल में जमीन पर उतारने के लिए इसे नया रूप दिया गया है। अच्छा, तो ये समय की जरूरत के हिसाब से विकसित हुई है। लेकिन इसका सीधा सा मकसद क्या है, अगर किसी को एक लाइन में समझाना हो तो? इसका सीधा सा मकसद ये है कि छोटे छोटे उद्योग अपने पैरों पर खड़े हो सकें, बड़े खिलाड़ियों से मुकाबला कर सकें और अपना कारोबार बढ़ा सकें। ये उनकी आम समस्याओं पर निशाना साधती है, जैसे टेक्नोलॉजी की कमी, बाजार तक पहुंच ना होना या फिर मतलब मजदूरों को सही ट्रेनिंग ना दे पाना। और यहीं पर क्लस्टर का आइडिया आता है ना? दस्तावेजों में इस पर बहुत जोर है। बिल्कुल, क्लस्टर का मतलब है एक ही भौगोलिक इलाके में एक जैसा काम करने वाले उद्योगों का समूह, जैसे लुधियाना के हौजरी बनाने वाले या मुरादाबाद के पीतल का काम करने वाले। ये सब एक क्लस्टर हुए। इन सब की समस्याएं और ज़रूरतें लगभग एक जैसी होती हैं। यह योजना वो एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता वाली कहावत का एक व्यवहारिक रूप है। यहाँ पर बात सच में दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये योजना सिर्फ पैसा नहीं देती, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की बात करती है। हमारे स्रोतों से पता चलता है कि इसके दो मुख्य घटक हैं। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। योजना का ढांचा दो प्रमुख स्तंभों पर खड़ा है। पहला है कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स, मतलब CFCs। CFC, इसे हम एक जिम की सदस्यता की तरह समझ सकते हैं ना? बिल्कुल। जैसे हर कोई अपने घर में एक महंगा ट्रेडमिल या वेट लिफ्टिंग मशीन नहीं रख सकता, लेकिन सब मिलकर एक जिम बना सकते हैं जहां ये सारी सुविधाएं मौजूद हों। तो CFC उद्योगों के लिए वही जिम है। क्या बढ़िया एनोलॉजी है। बिल्कुल यही बात है। CFC एक ऐसी साझा जगह है जहां वो महंगी मशीनें, टेस्टिंग लैब्स, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर या ट्रेनिंग सेंटर होते हैं जिनका खर्च कोई एक छोटी यूनिट नहीं उठा सकती। अच्छा, लेकिन क्लस्टर की 50-100 यूनिट्स मिलकर इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। तो CFCs तो हुई साझा मशीनें और टेक्नोलॉजी। लेकिन अगर फैक्ट्री तक पहुंचने के लिए सड़क ही टूटी हुई हो या बिजली बार बार जाती हो, तो इन मशीनों का क्या फायदा? क्या योजना इसका भी ध्यान रखती है? बिल्कुल। और यहीं पर दूसरा घटक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी ID काम आता है। ये किसी नए या मौजूदा औद्योगिक क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को सुधारने पर केंद्रित है। इसमें सड़कें, पानी की सप्लाई, ड्रेनेज और बिजली वितरण नेटवर्क को बेहतर बनाना शामिल है। दस्तावेजों में फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का भी जिक्र है। ये सुनने में बड़ा दिलचस्प लगता है। हाँ, ये शहरी क्षेत्रों के लिए एक बहुत अच्छा समाधान है, जहां जमीन बहुत महंगी है। ये एक बहुमंजिला इमारत होती है जहां कई छोटी छोटी औद्योगिक इकाइयां एक साथ काम कर सकती हैं। इससे मतलब जगह की कमी की समस्या हल होती है और उन्हें एक ही जगह पे सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि सरकार क्या-क्या बनाने में मदद करेगी, कॉमन फैसिलिटी सेंटर और इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो पैसे का है। किसी उद्यमी को अपनी जेब से कितना लगाना पड़ेगा? फंडिंग का मॉडल बहुत साफ साफ बताया गया है और यही इस योजना की सबसे बड़ी ताकत है। इसमें लागत को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उद्यमियों का अपना समूह, जिसे स्पेशल पर्पस व्हीकल या SPV कहते हैं। कोई उदाहरण दे सकते हैं? मान लीजिए कोई 10 करोड़ का CFC प्रोजेक्ट है। अगर 5 से 10 करोड़ का CFC प्रोजेक्ट है तो केंद्र सरकार 70% यानी 7 करोड़ देगी। 70%? जी हां। राज्य सरकार 20% यानी 2 करोड़ देगी और सभी उद्यमियों को मिलकर अपनी जेब से सिर्फ 10% यानी
1 करोड़ लगाना होगा। सिर्फ 10%। और अगर प्रोजेक्ट 10 से 30 करोड़ का है तो केंद्र सरकार का हिस्सा 60% और उद्यमियों का हिस्सा बढ़कर 20% हो जाता है। इसमें एक और बात है जो मुझे बहुत मजेदार लगी। कुछ खास इलाकों के लिए तो ये डील और भी मीठी हो जाती है। सही पकड़ा आपने। ये सामाजिक और क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देने का एक तरीका है। जैसे आकांक्षी जिले मतलब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य, और ऐसे क्लस्टर जहां 50% से ज्यादा मालिक SC/ST समुदाय से या महिलाएं हैं, उन्हें खास रियायत मिलती है। कितनी रियायत? उन क्षेत्रों में 5 से 10 करोड़ के प्रोजेक्ट पर केंद्र सरकार 80% देती है। 80%? अरे वाह। हाँ, राज्य सरकार 15% और उद्यमियों को सिर्फ 5% का योगदान देना होता है। मतलब अगर इन खास इलाकों में 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो उद्यमियों को सिर्फ 50 लाख रुपए लगाने होंगे। जी, ये तो एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर हटा देता है। 10% से 5% पर आना मतलब आपका खुद का रिस्क आधा हो गया। बिल्कुल, ये गेम चेंजर हो सकता है। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये इन क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। ये सब सुनने में तो बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन असल में इसे पाने की प्रक्रिया क्या है? मतलब एक उद्यमी को क्या करना होगा? सबसे पहले तो उन्हें एक टीम बनानी होगी, है ना? यानी SPV। हाँ, सबसे पहले क्लस्टर की कम से कम 10 या 20 इकाइयों को प्रोजेक्ट के आकार के आधार पर साथ आकर एक SPV बनाना होता है। ये एक नॉन प्रॉफिट कंपनी होती है। और दस्तावेज में एक बहुत जरूरी नियम है कि कोई भी एक यूनिट इस SPV में 10% से ज्यादा हिस्सेदारी नहीं रख सकती। ये 10% की सीमा तो बहुत सोच समझ कर लगाई गई लगती है। बिल्कुल, ये सुनिश्चित करता है कि कोई एक बड़ा भाई आकर पूरे क्लस्टर को हाईजैक न कर ले। ये शक्ति को विकेंद्रीकृत मतलब डिसेंट्रलाइज रखता है और ये पक्का करता है कि ये एक सामूहिक प्रयास बना रहे, किसी एक की जागीर नहीं। SPV बन गई उसके बाद? उसके बाद SPV एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR तैयार करती है। फिर उस रिपोर्ट को SIDBI या कोई कमर्शियल बैंक जांचता है कि प्रोजेक्ट चलने लायक है भी या नहीं। उसके बाद राज्य सरकार की कमेटी से मंजूरी मिलती है और आखिर में दिल्ली में बैठी राष्ट्रीय कमेटी अंतिम मुहर लगाती है। सुनने में तो ये प्रक्रिया बहुत व्यवस्थित लगती है, लेकिन इसमें राज्य सरकार, SIDBI और फिर केंद्र सरकार की कमेटी शामिल है। क्या ये छोटे उद्यमियों के लिए बहुत ज्यादा लाल फीताशाही मतलब रेड टेप नहीं हो जाएगी? क्या कोई प्रोजेक्ट इसमें फंस कर रह सकता है? ये एक बहुत जायज चिंता है और शायद पुराने संस्करणों में ये एक समस्या रही भी होगी, लेकिन नए दिशा निर्देशों में इसी से निपटने की कोशिश की गई है। पूरी प्रक्रिया को एक नए डिजिटल पोर्टल पर लाया जा रहा है ताकि सब कुछ ऑनलाइन हो और पारदर्शी रहे। और वो जियो टैगिंग वाली बात भी है। हाँ, हर प्रोजेक्ट की जियो टैगिंग अनिवार्य है। इसका मतलब है कि कोई भी सैटेलाइट इमेज से देख सकता है कि जमीन पर काम कितना आगे बढ़ा है। अच्छा। इससे कागजों पर चल रहे प्रोजेक्ट्स को पकड़ना आसान हो जाएगा और प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए 18 महीने की समय सीमा भी तय की गई है। तो अगर हम इन सभी बिंदुओं को जोड़कर देखें तो ये योजना सिर्फ सब्सिडी देने से कहीं आगे जाती है। ये उद्योगों के काम करने के तरीके को ही बदलना चाहती है। एकदम सही। यह व्यक्तिगत सहायता से सामूहिक विकास की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव है। ये कहती है कि एक दूसरे से सिर्फ मुकाबला मत करो, बल्कि सहयोग करो। जब आप साथ आते हैं तो आप बेहतर टेक्नोलॉजी खरीद सकते हैं, बड़े ऑर्डर ले सकते हैं और अपनी लागत कम कर सकते हैं। स्रोतों में एक पिरामिड मॉडल का जिक्र है, वो इसी बड़ी तस्वीर को दिखाता है क्या? हाँ, वो पिरामिड मॉडल बहुत दिलचस्प है। वो दिखाता है कि मंत्रालय अपनी योजनाओं को एक सीढ़ी की तरह देखता है। सबसे नीचे 5 करोड़ तक के प्रोजेक्ट्स के लिए पारंपरिक कारीगरों के लिए SFURT योजना है। बीच की सीढ़ी है MSC CDP, जो 30 करोड़ तक के प्रोजेक्ट्स के साथ छोटे उद्योगों के लिए हैं, और सबसे ऊपर हैं बड़े बड़े MSME टेक्नोलॉजी सेंटर्स। ये एक पूरा इकोसिस्टम बनाने का प्रयास है। लेकिन अक्सर सरकारी योजनाओं में ये पता लगाना मुश्किल होता है कि पैसा सही जगह लगा भी या नहीं। क्या यहाँ जवाबदेही का कोई तंत्र है? और इसी समस्या को हल करने के लिए यहाँ साफ साफ संकेतक यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स या KPIs रखे गए हैं। सिर्फ इमारत बनाना काफी नहीं है। योजना की सफलता इस बात से मापी जाएगी कि क्लस्टर का कुल उत्पादन कितना बढ़ा, कितने नए रोजगार पैदा हुए और उनकी लागत में कितनी कमी आई। ये योजना को परिणाम उन्मुख मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड बनाता है। तो आज हमने देखा कि MSCDP योजना कैसे साझा सुविधाओं और बेहतर बुनियादी ढांचे के जरिए छोटे उद्योगों को एक साथ मिलकर बढ़ने का एक मजबूत ढांचा देती है। इसका फंडिंग मॉडल बहुत साफ है
और प्रक्रिया को भी पारदर्शी बनाने की कोशिश की गई है। हाँ, ये सब बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ एक विचार करने वाला सवाल उठता है। ये सारे दिशा निर्देश भौतिक बुनियादी ढांचे यानी हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जोर देते हैं, मशीनें,